हे गाइस, वेलकम बैक टू रिगल फिजिक्स। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 6.1। कंसिडर एक्सपेरिमेंट 6.2a। व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, उसमें से जो 6.2 सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसे हमें देखना है। तो उसमें क्या था, 2 कॉइल्स रखी थी, एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइन किया था और जो दूसरी कॉइल थी उसमें बैटरी ज्वाइन की थी। तो हमने उस एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब हम कॉइल C2 को मूव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू C1 तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और उसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है कॉइल 1 में। या फिर हम जब बैटरी को हाई वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं तो भी फ्लक्स में चेंज होगा और उसकी वजह से इसमें EMF इंड्यूस होगा और उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये फैराडे के सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखा था। हमें वो भी पता है कि फ्लक्स कब चेंज होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में या तो चेंज आता है या तो एरिया में चेंज आता है, तो तब हमारा फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, क्योंकि फ्लक्स की फॉर्मूला B.A है। फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए हम दोनों में से किसी को भी चेंज करेंगे तो हमारा फ्लक्स चेंज होगा। इसलिए यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम कॉइल C2 को मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, उसकी वजह से यहाँ पे C1 में EMF इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि लार्ज डिफ्लेक्शन मतलब कि ज़्यादा इंड्यूस EMF प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम वी कैन यूज सॉफ्ट आयरन रॉड इनसाइड द कॉइल C2। तो ये जो कॉइल C2 है उसमें हम सॉफ्ट आयरन रॉड रख देंगे। तो हमें पता है कि आयरन की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। आयरन जो है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और उसकी वजह से और भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वैसे इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा जो इंड्यूस EMF है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है इसलिए फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कॉइल C2 है उसे हम पावरफुल बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उसे पावरफुल बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स चेंज होगा वो भी ज़्यादा होगा और करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है कॉइल C2 की उसे हम फास्ट मूव कर सकते हैं, तो उसकी रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज है वो भी बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से भी हमारा जो फ्लक्स है वो चेंज हो सकता है। इसलिए हम 3 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो सॉफ्ट आयरन रॉड रख सकते हैं, दूसरा पावरफुल बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा जो ये कॉइल C2 की अरेंजमेंट है उसे फास्ट मूव कर सकते हैं। ये था हमारा A क्वेश्चन। अब हम B क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट C1 में प्रोड्यूस होगा उसको हम गैल्वेनोमीटर के अलावा किस चीज़ से बता सकते हैं, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर को स्मॉल बल्ब या LED इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब भी हमारा C2 की वजह से C1 में करंट इंड्यूस होगा तो उस करंट की वजह से ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो बल्ब जब भी ग्लो करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो कॉइल C1 से फ्लो हो रहा है। तो हम गैल्वेनोमीटर की जगह पे स्मॉल बल्ब जो कि टॉर्च में पाया जाता है वो यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 6.2 देखते हैं। तो इसमें क्या कहा है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओहम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। तो यहाँ पे हमें लेंथ दी है स्क्वायर लूप की 10 सेंटीमीटर, तो उसे हम 0.1 मीटर लिख सकते हैं। तो एरिया हमारा क्या होगा 0.01 मीटर, 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 मीटर होगा, और उसे हम 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। और हमारा जो रेजिस्टेंस है R वो है
0.5 ohm and it is placed vertically in the east west plane. तो हम ईस्ट वेस्ट प्लेन यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे ये जो ईस्ट वेस्ट प्लेन है उसमें स्क्वायर लूप को रखा है. अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला है, इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी ये होगी, तो इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा एरिया है स्क्वायर लूप. स्क्वायर लूप ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्क्वायर लूप है और ये बी वेक्टर है. द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकेंड. तो हमारा चेंज इन टाइम 0.70 सेकेंड्स है at a steady rate. Determine the magnitudes of induced EMF and current during this time interval. तो हमें induced EMF फाइंड करना है और फिर करंट फाइंड करना है. तो induced EMF फाइंड करने के लिए हमें पहले फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर EMF की फॉर्मूला चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम होती है, तो वो फॉर्मूला का यूज़ करके हम आगे सम करेंगे. तो हमारी फ्लक्स के फॉर्मूला फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है बी वेक्टर, और ये जो स्क्वायर लूप रखा है उसका जो एरिया वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो थीटा है वो 45 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी 0.1 टेस्ला है इंटू एरिया वेक्टर हमारा 10⁻⁻2 और कॉस 45, तो हमारा होगा 0.1 इंटू 10⁻⁻2, तो उसे हम 10⁻³ लिख सकते हैं. और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और फ्लक्स का यूनिट है वेबर. तो फ्लक्स हमें क्या मिला, फाई इज इक्वल्स टू 10⁻³ वेबर, और फाइनल फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 0.70 सेकेंड के बाद हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे डिक्रीज टू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी तो फाइनल फ्लक्स भी 0 हो जाएगा. अब हमारी EMF की फॉर्मूला है EMF इज इक्वल्स टू चेंज इन फाई अपॉन डेल्टा टी. तो हमारा फ्लक्स है 10⁻³ अपॉन √2 और फाइनल फ्लक्स तो 0 है इसलिए -0 करने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन डेल्टा टी. तो डेल्टा टी की वैल्यू है 0.7, तो अपॉन 0.7. तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा आंसर 1 इंटू 10⁻³ वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 1 मिलीवोल्ट. तो ये हमें इंड्यूस्ड EMF मिल गया. अब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करने को बोली है, एक तो EMF फाइंड करना है और दूसरा करंट फाइंड करना है. तो करंट I इज इक्वल्स टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस. तो EMF हमें यहाँ पे 1 मिलीवोल्ट इसलिए 10⁻³ वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारा था यहाँ पे 0.5 ओम, तो ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर. 1/0.5 2 होता है और ये मिली एम्पियर. तो यहाँ पे हमें करंट मिला 2 मिली एम्पियर और हमारा जो इंड्यूस EMF है वो हमें 1 मिलीवोल्ट मिल रहा है. अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 6.3 देखते हैं. ये भी सिमिलर ही है. अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है, इसके आगे हमने स्क्वायर लूप देखी थी. तो यहाँ पे रेडियस 10 सेंटीमीटर दी है तो उसे हम 0.1 मीटर लिख सकते हैं. तो और सर्कल का एरिया हमें पता है πr² होता है, तो पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 होगा r², इसलिए पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर्स हम लिख सकते हैं. यहाँ पे यूनिट एरिया का मीटर में हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर्स.
500 टन्स, तो n हमारा 500 है एंड रेजिस्टेंस 2 ओहम, रेजिस्टेंस 2 ओहम है, इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर है ये जो लूप है वो, तो उसका एरिया वेक्टर भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। तो हमारा जो थीटा इनिशियल है वो 0 डिग्री होगा। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री, फिर उसे रोटेट किया जाता है इन 0.25 सेकेंड, तो चेंज इन टाइम हमारा 0.25 है और उसे रोटेट 180 डिग्री कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो फाइनल थीटा होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द EMF एंड करंट इंड्यूस, तो यहाँ पे भी हमें EMF फाइंड करना है और करंट फाइंड करना है इन द कॉइल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की कितनी दी है हमें 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, तो यहाँ पे हम B नोट डाउन करते हैं 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो इसमें भी हम पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे, इनिशियल फ्लक्स फाई इनिशियल के लिए मैं INT लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू BA cos थीटा। तो B की वैल्यू हमारी 3 × 10⁻⁵ है, एरिया हमारा पाई × 10⁻⁻2 और cos 0, तो 3 × पाई × 10⁻⁵ और ये 10⁻2 इसलिए 10⁻7 और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए 1 हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमें मिला 3 पाई × 10⁻7 वेबर, यहाँ पे यूनिट लगाना ज़रूरी है। फिर हम फाइनल फ्लक्स फाइंड करते हैं, तो फाइनल फ्लक्स हमारा क्या होगा, फाइनल इज इक्वल्स टू BA cos थीटा, B हमारा सेम है मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻⁵, एरिया भी हमारा सेम है पाई × 10⁻2 और cos 180, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमें दिया है कि 180 डिग्री रोटेट किया है, तो ये भी हो जाएगा 3 पाई × 10⁻⁷, क्योंकि -5 -2 -7 हो जाएगा, और cos 180 है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे ये दोनों का बेस सेम है इसलिए हम पावर को ऐड कर सकते हैं, तो ये सिंपल रूल ही है, इसलिए यहाँ पे 10⁻⁵ और 10⁻2 में दोनों में बेस सेम है, इसलिए पावर जो है दोनों की ऐड होगी, इसलिए -5 + -2 तो -7 मिलेगा, इसलिए 10⁻7 और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो पूरी टर्म को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो आगे माइनस की साइन आ जाएगी। अब हमें EMF फाइंड करना है, तो EMF के लिए हमें चेंज इन फ्लक्स चाहिए होगा, तो चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई हमें क्या मिलेगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारा -3 पाई है माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा -6 पाई × 10⁻⁷, लेकिन हमें EMF में n mod ऑफ del phi बाई del t, तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है, तो हमारा n क्वेश्चन में 500 दिया है इंटू 6 पाई × 10⁻⁷, खाली मैग्नीट्यूड कंसिडर हम कर रहे हैं, और हमारा डेल्टा t चेंज इन टाइम हमारा 0.25 है। तो इसे पूरा सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलने वाला है 3.8 × 10⁻³ वोल्ट। ये सिंपल कैलकुलेशन ही है, यहाँ पे 0.25 और 25/100 लिख सकते हैं, 100 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, और फिर 25 और ये 500 कैंसिल हो जाएगा, और वैसे कैलकुलेट करने पे हमें 3.8 × 10⁻³ यहाँ पे पाई की वैल्यू भी हम पुट आउट कर सकते हैं 22/7 या 3.14। फिर नेक्स्ट हमें
आई फाइंड करने को बोला है, तो आई क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ की वैल्यू हमें 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट मिली है, अपॉन रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में 2 ओहम दिया है, तो 3.8 अपॉन 2 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो इसे भी 1.9 मिली एम्पियर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू भी मिल गई। तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो करंट पास हो रहा है इंड्यूस्ड करंट वो फाइंड कर लिया है।